स्टूडेंट्स, वेलकम माई थर्ड क्लास। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आगे अब 10 क्वेश्चन आज और करने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन ए परिक्षेपण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने 7 रंगों यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे विप्योर भी कहते हैं, में विभाजित होना है। क्वेश्चन नंबर 22। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की विशेषताएं अवतल दर्पण में अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा, केंद्र से दूर, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, वास्तविक, उल्टा, छोटा, सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब सी से दूर, वास्तविक, उल्टा, बड़ा, फोकस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, एफ और ध्रुव यानी पोल के बीच, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 23। जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपको एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किसकी तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण। जब वस्तु को फोकस बिंदु से दूर रखा जाता है तो अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब आप दूर के सामने वाले भाग को देखते हैं तो अवतल दर्पणों की अभिसारी प्रकृति के कारण आपको प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? ऑप्शन ए यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। ऑप्शन बी इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। तो इसका आंसर होगा केवल डी। 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तन के बाद या तो अभिसारित होती हैं या अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी शक्ति जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता यानी पी सूत्र P = 1/f द्वारा ज्ञात की जाती है। जहाँ फोकस दूरी मीटर में होती है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर होती है जिसे D द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 1 मीटर की फोकल लंबाई वाले लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर होती है जिसे 1D = 1 m-1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। बाकी ऑप्शन ए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, राइट है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी कम होगी, ये भी राइट है। ऑप्शन डी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27। मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेदी होंगी? तो ऑप्शन डी यानी मुख्य
फोकस पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तन के बाद या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अविलंब होता है। अपवर्तनांक, क्वेश्चन नंबर 29, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गमन की चाल। अपवर्तनांक जिसे एन से डिनोट करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में उसकी चाल का अनुपात, जिसे एन इक्वल टू AC/B द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि स्नेल के नियम N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2 द्वारा नियंत्रित माध्यमों के बीच जाते समय प्रकाश कितना मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक गोलाकार दर्पण का द्वारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास। यानी एक गोलाकार दर्पण का द्वारा दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है। दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास, वक्रता केंद्र दर्पण के गोले का केंद्र है, जबकि वक्रता त्रिज्या ध्रुव से इस केंद्र तक की दूरी होती है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। 10th क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुँच चुके हैं। आगे भी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 10 और। तो थैंक यू, बने रहें हमारी क्लास में और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।